चीज है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ सम्मेलन, अधिवेशन या सम्मेलन। दिवाली वाली की तैयारी शुरू हो गई तुम लोगों की, लग रहा है नहीं हुई? क्लास के हालात देख के तो लग रहा है मुझे। इतना क्या मजा आता है छुट्टियों में गैप करने का यार तुम लोगों को, है? दिवाली हुई ना, एक हफ्ता है ना, एक हफ्ते से ज्यादा ही है। दिवाली कब की है, कंफर्म हो गया? 1 की अभी भी कंफ्यूजन है? 31 की है दिवाली। कहां पर कैलेंडर में फर्स्ट की है? अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर वो 31 की है। बड़ी समस्याएं हैं, यही दिक्कत है, लोग गाली देते हैं और कोई कारण नहीं है कि कुछ समस्या इतनी है आपके पास कि पता ही नहीं कब है। हमारे यहाँ पटाखे तो फोड़ने क्या दिक्कत है, समस्या ये किसी और दिन आपने किया, लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हुई तब दिक्कत ये है ना। पूजा लक्ष्मी की भाई पता नहीं क्या सीन है, एक दिन अमावस्या एक दिन क्या। खैर चलिए, इतनी क्या तैयारी यारी करनी सबकी छुट्टी में। ऐसा जा रहा है कि सर अब दिवाली की छुट्टी, दिवाली छुट्टी अभी है? दिवाली छुट्टी कब से है अनाउंस अपने लोगों की? ट्यूसडे से ना? हाँ ट्यूसडे से करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई आए चाहे ना आए, क्लास इज एट ऑन टाइम, अपने टाइम पे क्लासेस चलेंगी भाई। ये छुट्टी छुट्टी में अच्छा है, आदमी ना कितना भी बड़ा हो जाए, वो जो बुद्धि नहीं मानसिकता स्टूडेंट वाली रहती है वो रहती है। चाहे आप एमए कर रहे हो, चाहे पीएचडी कर रहे हो, इवन जॉब भी कर रहे हो, लेकिन जो जब आप क्लास में आते हैं तो आप क्या हो, स्टूडेंट। तुम कुछ छुट्टी कब हो रही सर? दिवाली छुट्टी, रहना यही है, जाना भी कहीं नहीं है। एक होता ना कहीं जाना होता, छुट्टी में टिकट कराएं ये कराएं, छुट्टी कब है सर बताओ? और देखो हाल, सब दिवाली के बाद सबके दर्शन होंगे। कोई नहीं, आप अपना शुरू करिए भाई, पढ़ाई करिए। देखिए सीरियस होकर एग्जाम उग्जाम बड़ा, वैसे भी गवर्नमेंट परेशान हो रखी, जा नहीं रही एग्जाम दे नहीं रही है, तो अगर एग्जाम आ रहे हैं तो थोड़ा सा सीरियस होकर के काम करना शुरू करिए भाई। क्योंकि क्वेश्चन में किसका नोटिफिकेशन, आरओ का नोटिफिकेशन जब आ जाए, नहीं नोटिफिकेशन तो आएगा, नोटिफिकेशन इसी साल आना है क्योंकि पेंडिंग है ना आरओ, तो इसी साल का आरओ अभी आया, ये तो पिछले साल का आरओ है ना जो हो रहा है, तो पेंडिंग तो है ही इस बार का भाई। आरओ तो मार्च में जो होना था वो तो एक्सटेंड होकर के इधर हुआ है ना। अब चक्कर गया ना, गवर्नमेंट भी क्या करे ना, समस्या इलेक्शन फंस गया, बाई इलेक्शन के चक्कर में सारा काम गड़बड़ा गया, दिक्कत वो भी है और थोड़ा सा लैकनेस भी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें दिक्कत है। बट नोटिफिकेशन तो आएगा, नोटिफिकेशन तो हर हाल में आना है, इसमें सोचना है ही नहीं। एग्जाम भले अगले साल होगा, इस साल का नोटिफिकेशन वैसे भी अगले साल एग्जाम होगा, बट नोटिफिकेशन तो आएगा, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। ट्रिपल एससी वाले, लोअर पीसेस वाले, लोअर पीसेस वालों को नहीं मिली है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लोअर पीसेस देखो यार, मैं तुमको तो इंडिया में ना जो क्लास 3 और क्लास 4 सर्विसेज हैं उसमें बड़ी समस्याएं हैं, है ही नहीं। जॉब आ भी रही है तो पोस्टिंग नहीं मिली, बहुत है। क्लास 1 और क्लास 2 ये सर्विसेज में पोस्टिंग है नहीं, जब जॉब नहीं तो सैलरी कहाँ से मिलेगी? अभी पहले पोस्टिंग मिलेगी तब काम शुरू होगा ना। हाँ घर बैठे बहुत सारा, एसएससी में बहुत कॉमन है ये, सीजीएल वगैरह के 2021 या 22 बैच वाले खाली बैठे हुए हैं, 2021 वालों को मैं, हाँ 21 बैच वाले खाली हैं। जॉब लग गई है, जॉब समझ लो लग गई का मतलब है निकल गया, एग्जाम है, क्रैक हो चुके हैं, फाइनल सब कुछ हो चुका है, डॉक्यूमेंटेशन सब हो गया है, पोस्टिंग नहीं है। तो जब तक पोस्टिंग नहीं होगी तब तक कैसे होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रोसेस में कुछ इश्यू फंस रहा है। सबसे बड़ी चीज, मेन चेयरमैन होता है ना जो बंदा, मतलब समझ गए, अथॉरिटी का, वो ट्रांसफर हो गया या वो रिटायर हो गया, तो नया चेयरमैन आया, तो जब नया चेयरमैन आएगा तो अपने हिसाब से सारी प्रोसेस होगी, तो उसमें जो पिछली बार सिलेक्शन उनकी समस्या हो गई है। बात समझ रहे हो? ऐसा हो, ये हमेशा किस एग्जाम में होता है, जो भी सेंटर और स्टेट सर्विसेज हैं उसके नीचे वाली जो सर्विसेज है उसमें हमेशा ही होता है, क्लास 3 क्लास 4 में। इसलिए हमेशा क्या बोलता हूँ, क्लास 1 क्लास 2 भरिए, हिसाब किताब सही होगा, अगर एग्जाम हुआ तो फटफट फटफट होगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी। इसलिए यूपीएससी का देखो कहीं कुछ है ऑन टाइम सब फाइनल, यूपी पीएससी का भी कहीं कुछ नहीं, अगर पेपर आउट ना होता तो कहीं कोई इशू नहीं है, सिलेक्शन हो ही रहा है। और यूपी जुडिशियल सर्विस का देखो अभी रिजल्ट आया 15-20 दिन पहले, जज वाला निकल, तो समझ रहे हो। तो जो क्लास 1 है उसको पकड़ो, तो उसकी सर्विसेज में हमेशा आपका हिसाब किताब सही रहेगा। क्लास 3 क्लास 4 में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो वैकेंसी तो रूल के हिसाब से डालनी ही है ना। वैकेंसी में जो भाई, अगर मान लीजिए 100 लोग इस साल रिटायर हुए, तो उन 100 लोगों की सीट को फिल तो करना है ना, तो अगले साल उनकी वैकेंसी तो देंगे ही देंगे रूल के हिसाब से। वैकेंसी खाली रहेगी, काम कैसे होगा? वो अलग बात है, रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ गया ना, तो इसमें हमारी हेडक खत्म हो गई कि अब रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। अब रिक्रूटमेंट हम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो है भाई। ये तो हमें डीएसएसबी की वैकेंसी 2012 में आई है, हाँ 2012 में, और अब तक नहीं आई। अब हिसाब लगा लो, दिल्ली सर्विसेज बोर्ड, अब हिसाब कितना टाइम हो गया होगा, 12 साल हो गए ना, हाँ लगाओ, पता नहीं
जिस हिसाब से भूत प्रेत वहां पे काम चल रहे हैं, सीएम के नाम पे देखे भूत काम कर, वैसे हो रहा होगा, हो ही रहा है काम दिल्ली में, पता नहीं क्या हो ही रहा है। सोचिए 21 में वैकेंसी आई थी, कुछ इश्यू हुआ, कैंसिल हो गई, अब 24-25 में बोल रहे हैं आने के लिए। अब 12 साल से कुछ तो हो रहा होगा, भगवान जाने क्या हो रहा, काम ही हो रहा होगा, अब यही मान के चलते हैं हमें। तो पॉइंट समझ रहे हो? तो बट ये सब में किस में है? ये सारे हैं आपके लोअर एग्जाम में, जितने भी सरदर्दी वाले एग्जाम होते हैं, पियोन हुआ, स्वीपर वाला एग्जाम होता है, समझ रहे हो? इस तरीके के एग्जाम में ये सब सरदर्दी ज्यादा रहती है। इवन ऑफ फर्स्ट क्लास के जो एग्जाम होते हैं, क्लास 1 क्लास 2, ये प्रॉपर एग्जाम है इसमें, क्योंकि इसमें ना जवाब देना पड़ेगा ना भाई सीधा। अगर आप आरओ लेट कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हाईकोर्ट बुला लेगा, क्या है भैया, तो आप क्या बोलोगे? कौन लोग क्यों नहीं जा सकते हाईकोर्ट? हाईकोर्ट में जा सकते हैं तो गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा कि सर इसलिए नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट को गाइड कर सकता है कोर्ट, कोर्ट नौकरी तो नहीं देगा। कोर्ट क्या बोले, टाइम दे देगा, कितने टाइम के नौकरी दो, उतने टाइम में नौकरी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट जाओ, खर्चा उठाओ, कोर्ट में जाकर बहुत सारी चीजें ना, कैसे करेगा भाई? सीधी बात है, जो लोअर कास्ट, ये जितने भी आपके लोअर के एग्जाम होते हैं उसमें कौन लोग तैयारी करते हैं? गरीब तबका जनरली होता है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं ना। ठीक है साहब, तो लिखिए कांग्रेस का लखनऊ कॉन्फ्रेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं जिसने हिस्ट्री को बदल दिया। तो लखनऊ कॉन्फ्रेंस में 1916 1916 का कॉन्फ्रेंस है, 1916 की कॉन्फ्रेंस है। चेयरमैन, बिल्कुल चेयरमैन का नाम लिखिए, अंबिका चरण मजूमदार। चेयरमैन का नाम है अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ये है चेयरमैन, अंबिका चरण मजूमदार चेयरमैन। ये थे मॉडरेट्स, ऑब्वियस एक्सट्रीमिस्ट तो वैसे भी नहीं थे ना कांग्रेस में, तो इसमें कौन होंगे? मॉडरेट ही शामिल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, मॉडरेट में 2 लोग हैं, बात नहीं, मॉडरेट में 2 लोग हैं, पहले लिखिएगा। एक्चुअली हुआ क्या था, इस इवेंट में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं, मैंने दोनों बताया। पहली घटना थी कि जो नरम पंथ वाले लोग थे, मॉडरेट, इनका मर्जर हुआ था किससे? गरम पंथ वाले लोगों से। लिख लीजिए, मर्जर ऑफ मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट। तो वो जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे जो छोड़ के चले गए थे 1907 में, वो लोग कांग्रेस में वापस आ गए, तो कांग्रेस वापस से बन गई। तो कुछ कहानी याद है ना, जो लोग चले गए थे वो लोग यहां से वापस आ गए। एक चीज ध्यान रखना, 2 लोग हैं नरम पंथ में, एक हैं गोखले साहब, गोखले समझ गए, और दूसरे हैं मेहता साहब, मेहता साहब समझ गए। आप तारक मेहता चले गए? नहीं, फिरोज शाह मेहता तक। तो फिरोज शाह मेहता और गोखले, ये 2 लोग थे, वो लोग नहीं चाहते थे कांग्रेस में गरम पंथी लोग आए। क्लियर, सिंपल था इसका, आपकी वे कभी भी नहीं चाहते थे कि मर्जर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस, ये नहीं था। तो सीधी बात है, जब इन लोगों की डेथ होती है उसके बाद ही यह समझौता हुआ है। तो 1916 में लोग खत्म हो गए थे, ठीक है, ध्यान से, पहला। और दूसरा जो सबसे खतरनाक समझौता हुआ है वो है कांग्रेस और लीग का। लीग समझ रहे? मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो समझौता हुआ है, यह दूसरा समझौता हुआ है। तो आपको पहला वाला कोई खास नहीं है, दूसरा वाला आपको समझना इंपॉर्टेंट होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के शामिल होने के पीछे का बैकग्राउंड। हेडिंग डालो, कांग्रेस लीग एग्रीमेंट, कांग्रेस लीग एग्रीमेंट, कांग्रेस और लीग का समझौता, कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस और लीग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से। इसी एग्रीमेंट को पहले लिखो, नोन एज लखनऊ एग्रीमेंट, लखनऊ समझौते के नाम से भी जानते हैं, नोन एज लखनऊ एग्रीमेंट, लखनऊ समझौते के नाम से होते हैं। इसी समझौते के अंदर कुछ पॉइंटर ध्यान से लिखना, 19 पॉइंट फॉर्मूला, ध्यान से,
19 पॉइंट फॉर्मूला भी इसी एग्रीमेंट को बोलते हैं, 19 सूत्रीय फॉर्मूला। ठीक है, ये हुआ पहला। अब आइए रीजंस, क्यों शामिल हुआ, मतलब ये समझौता कैसे हुआ, व्हाट आर द रीजंस, कारण क्या रहे कांग्रेस और लीग के समझौते को लेकर के। जबकि ये लोग तो सपोर्ट में नहीं थे ना, किसके, ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थे ना उधर से, तो ऐसा क्या होगा कि कांग्रेस में वापस आ गए, तो दिक्कत के को तो पहला रीजन क्या था, 1905 में क्या होता है, बंगाल वाली कहानी कुछ याद है, तो 1905 से जब बंगाल सेपरेशन होता है तो बंगाल के जो मुसलमान थे वो क्या हो गए, खुश हो गए, उनकी डिमांड हो गई ना पूरी, तो मुसलमान खुश, तो उनको क्या लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या होंगे, अब हमारी सुनेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स की कहानी आप जान चुके अब तक कि वो किसी की नहीं सुन रहे थे। तो 1905 से 1915 लगभग कितने साल हो गए, 10 साल। इस 10 साल में फॉर द मुस्लिम्स कुछ नहीं किया गया। तो पहला लिखिए, देयर इज नो वर्क फॉर देम टिल 10 ईयर, 10 साल तक कोई कार्य नहीं किया गया मुस्लिमों के वेलफेयर के लिए, पहला। दूसरा, सेकंड है अलीगढ़ सिद्धांत। अलीगढ़ सिद्धांत को बोलते हैं अलीगढ़ डॉक्ट्राइन, अलीगढ़ सिद्धांत, अलीगढ़ डॉक्ट्राइन, अलीगढ़ सिद्धांत। अलीगढ़ डॉक्ट्राइन कुछ नहीं है, एएमयू वाला डॉक्ट्राइन है, लिखो डैश करके, रिफॉर्म इन मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के रिफॉर्म, रिफॉर्म इन मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम जो कम्युनिटी थे उसके रिफॉर्म की बात की जा रही है। थर्ड, ध्यान से, थर्ड पॉइंट, थर्ड है 1913 का कॉन्फ्रेंस, 1913 की कॉन्फ्रेंस, किसकी, लीग की कॉन्फ्रेंस, ध्यान से, 1913 की कॉन्फ्रेंस हुई थी लीग की, डैश करके लिख लो, इन लाहौर, लीग की 1913 में कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में। और इस कॉन्फ्रेंस में लिखो ध्यान से, इस कॉन्फ्रेंस में लीग ने भी एक प्रपोजल पास किया था, वो प्रपोजल था स्वराज, लिखो, लीग पास द प्रपोजल कॉल्ड होम रूल, लीग ने भी एक प्रपोजल पास किया था जिसको क्या नाम दिया गया था, स्वराज नाम दिया गया था, वही स्वराज, समझ गए। तो सीधी बात है, आप देखो अगर स्वराज चाहते हो तो उसके लिए भी आपको अंग्रेजों को तो हटाना पड़ेगा ना, तभी तो आपका रोल आएगा ना यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, बाल्कन वॉर, फोर्थ पॉइंट, बाल्कन वॉर, बाल्कन वॉर, बाल्कन वॉर में लिख लो 1913 की वॉर है और इसमें है टर्की, लिख लो नो हेल्प, टर्की का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपको टर्की, टर्की की नो हेल्प बाय ब्रिटिशर्स, हाँ तुर्की बोलते थे, हाँ ऑटोमन्स ने काउंटर किया, बनाने का काम किया था, उससे पहले तुर्की नाम था, बिल्कुल था, हाँ सेम ही है, दिक्कत क्या है, हाँ बिल्कुल तुर्की लिख लीजिए, टर्की में इश्यू हो तो तुर्की लिख लो, एक ही भी चीज है। तुर्की की हेल्प नहीं की थी टर्की, क्यों टर्की इंपॉर्टेंट है मुस्लिमों के लिए, क्योंकि टर्की का जो रिलीजियस हेड था उसका नाम था खलीफा, पोस्ट का, तो वो खलीफा मुस्लिमों का सबसे बड़ा रिलीजियस हेड होता था। तो अगर कहीं भी, जैसे इस समय के मुस्लिमों का मेन पॉइंट क्या है आपका, हेडक्वार्टर मक्का मदीना, भाई सऊदी वाला पोर्शन, तो अगर वहां पे कुछ होगा तो दुनिया भर के मुस्लिम इंपैक्ट होगा। सेम कहानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अराउंड की बात चली है, तो उसमें जो वहां का पोस्ट थी खलीफा, उस पोस्ट को लेकर के इश्यूज होते थे, तो वहां का पूरा इलाका रिलीजियसली किसके लिए था, मुस्लिम्स के लिए। तो बाल्कन वॉर में टर्की ने हेल्प मांगी थी ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिशर्स ने मना किया, तो इससे नुकसान किसका होगा, गुस्सा किसको आएगा, मुस्लिम्स को, और इसमें मुस्लिम्स कौन इंपैक्ट करेंगे, इंडियन मुस्लिम भी आएंगे, ठीक है। तो भारतीय मुस्लिमों का इसमें आया था। इसके अलावा दो तीन लोगों के नाम आएंगे, दो तीन लोगों के नाम में सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है वो हैं आपके अबुल कलाम आजाद, सुने हैं, अबुल कलाम, ध्यान से लिखना, अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम इनका नाम, मुस्लिम लीग के अबुल कलाम, अबुल कलाम, दो इनकी मैगजीन है, भर के नहीं, अबुल कलाम की अल हिलाल, आईएएस का डायरेक्ट क्वेश्चन, अल हिलाल, ये है आपका अबुल कलाम का न्यूज़पेपर। और जिन्ना का न्यूज़पेपर लिख लो कॉमरेड, जिन्ना का न्यूज़पेपर है कॉमरेड,
कॉमरेड। इन दोनों का न्यूज़पेपर है। इसके अलावा दो लोग और, हसरत मोहानी, दो बंदों के नाम और, हसरत मोहानी और दूसरे हैं मौलाना आजाद। हसरत मोहानी और मौलाना आजाद, इन दोनों लोगों को डैश करके लिख लो अरेस्ट। इन दोनों लोगों को क्या किया गया था? अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार। ठीक है, तो ये हुआ आपका रीजंस क्या थे कि दोनों के बीच में समझौता क्या हुआ। अब समझौता कितने पॉइंट पे हुआ था? 19 पॉइंट एग्रीमेंट था ना, तो आपको 19 पॉइंट नहीं पढ़ने हैं, आपके काम के लिखिए। 19 पॉइंट एग्रीमेंट में 2 या 3 पॉइंट है जो आपके लिए जरूरी हैं। मतलब जो समझौता हुआ लीग और कांग्रेस के बीच में, वो एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस थे। तो सबसे पहला प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, संवैधानिक सुधार। ये दोनों ने कंबाइंड बोला कि हमें संवैधानिक सुधार चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, संवैधानिक सुधार की डिमांड की गई। दूसरा, होम रूल, स्वशासन। ये तो कॉमन हो चुका है, कई बार आप जान गए होंगे, होम रूल। तीसरा, थर्ड पॉइंट, वो है, ध्यान से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इनको एक्सटेंड करिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को विस्तार करिए। यहां पे क्वेश्चन है कि सर ये क्या है, सरदर्दी है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, देखो उस समय जो गवर्नमेंट का हेड होता था वो कौन होता था भाई? गवर्नर जनरल या वायसराय होता होगा। तो ये मीटिंग करता होगा, तो इस मीटिंग में यहां पे गवर्नर जनरल बैठता होगा कि नहीं? तो इसकी हेल्प करने के लिए एक एडवाइजरी ग्रुप होता होगा। समझ गए यार? तो जो एडवाइजरी ग्रुप होता था, यहां पे जो लोग बैठते थे, क्लियर हुआ? ये लोग कौन होते थे? गवर्नर जनरल की एडवाइजरी काउंसिल होती थी। क्लियर हो गया? इसी को बोलते हैं कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक, इसको ये ध्यान रखना, बहुत जरूरत पड़ने वाली है अभी आने। 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, इसी को लेकर के है। इसमें मैक्सिमम मेंबर कौन होंगे? ब्रिटिशर्स। यही डिमांड होती थी। अभी जहां जहां पे मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर्ड यूज करूं, जब समझना इसकी बात हो रही होगी। और इसमें डिमांड, इंडिया, गांधी जी जब आते हैं तो गांधी जी की मेन डिमांड थी कि इसमें नंबर ऑफ इंडियंस बढ़ाओ। भाई देखो, अभी यह है एक भी मेंबर नहीं है, मान लो अभी कल को आधे मेंबर होगा तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? फिर इस 2/3 मेंबर किसके होगा? इंडियन। तो ऑब्वियस हमारी बात सुनने लगेंगे। तो 1919 में पहली बार हुआ कि आधे मेंबर इंडियन हुए गांधी जी के बाद, और 35 में लगभग 2/3 हो गए किसके? इंडियंस। समझ रहे हो? तो रोल धीरे धीरे एक्सटेंड क्या हुआ था। ये है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद, इसको एक्सटेंड करो। और फोर्थ पॉइंट, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको क्या कर दो? 5 साल का एक्सटेंस, मतलब 5 साल की लिमिट कर दो। विधान परिषद, उसको पहले 6 साल होती थी। लोकसभा समझते हो? हर एक स्टेट की अपनी अपनी क्या होती है? स्टेट की लोकसभा होती है, विधानसभा। आराम से। तुम घर नहीं जा रही हो क्या? घर कब जाओगी? ट्यूजडे जाएंगे, तभी लोकसभा निकल रहा है। मनोरा घर जाने का। विधानसभा हर एक स्टेट की अपनी। तो उस समय की जो स्टेट की काउंसिल होती थी, उस काउंसिल में लिख ली लिमिट अप टू 5 ईयर, 5 साल उसको कर दीजिए। ये मेजर डिमांड है। देखो सारी डिमांड कभी भी ट्राई मत करना पढ़ने की। गांधी जी की भी 11 डिमांड आएगी, 16 पॉइंट आएंगे, तो सारी डिमांड के चक्कर में नहीं कि सब पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। चलो, क्लियर हो गया? अब आओ, इस एग्रीमेंट में क्या रहा इसके प्रॉस एंड कॉन्स? तो सबसे पहले आइए सकारात्मक पक्ष, फिर इधर देखेंगे नकारात्मक, नेगेटिव पॉइंट। तो पॉजिटिव आपको क्या दिखा इसमें? इस एग्रीमेंट के पॉजिटिव पक्ष आपको कुछ दिखे? बोलिए। बिल्कुल कॉमन, आपको 2 पक्ष दिखे। पहला क्या मिला कि भैया जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट, ये दोनों क्या हो गए? मिल गए। और दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? हिंदू और मुस्लिम।
ये आ गए जो इन्हीं दोनों के चक्कर में सब गड़बड़ चल रही थी कहानी, तो ये दोनों लोग क्या हो गए, मिल गए, ये हुआ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, सकारात्मक। और हुआ क्या कि इसके प्रेशर इस जब कंबाइंड होगी ना भाई, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स मिलने से क्या बन गई वापस से कांग्रेस, और मुस्लिमों के मुस्लिम लीग के आने से कांग्रेस का, देखो ये थी कांग्रेस, समझो शुरू में 1885 में कांग्रेस ये थी पूरी, 1906 में कांग्रेस का क्या हुआ, एक हिस्सा निकला विच इज मुस्लिम लीग। फिर 1907 में कांग्रेस का, अब ये हिस्सा कितना बचा था तुम्हारा कांग्रेस का, इतना हिस्सा बचा था कि वो तो निकल गया था, इसमें से ये हिस्सा और निकल गया विच इज एक्सट्रीमिस्ट। तो सीधी बात है 1907 के बाद कांग्रेस आप क्या कह सकते हैं, हाफ रह गई कि नहीं। तो कांग्रेस कैसे काम करेगी, मेजर लोग तो निकल गए भाई, मुस्लिम लीग उतनी बड़ी नहीं थी इसलिए मैंने 1/4 निकाला, बाकी तो पोर्शन था, तो कांग्रेस क्या हो गई, इतनी रह गई। तो वापस से ये कांग्रेस 1916 में वापस से क्या हो गई, ये हो गई। तो फर्क तो पड़ गया कि नहीं। तो वापस से जो कांग्रेस पूरी बन गई, तो फर्क किसके ऊपर पड़ा, गवर्नमेंट के ऊपर। तो लिख लो प्रेशर फॉर द 1919 एक्ट, 1919 का जो एक्ट है वो इन्हीं एग्रीमेंट के बेसिस पर है। प्रेशर फॉर द 1919 एक्ट, 1919 का जो एक्ट है उसका प्रेशर इसी पर है। और इसी में जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट में ऑब्वियस बात है, क्या नेगेटिव पॉइंट आएगा, इसको बोलते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत। सुनिए, टू नेशन थ्योरी लिख लीजिए। नेगेटिव में सबसे बड़ा टू नेशन समझ में आया, हिंदू बेस्ड और मुस्लिम बेस्ड। तो यहीं से जन्म होता है टू नेशन थ्योरी का, हिंदू मेजोरिटी एंड मुस्लिम। पाकिस्तान मत लिखना, पाकिस्तान तो 40 में आएगा, उससे पहले पाकिस्तान नहीं आएगा। लेकिन दो राष्ट्र का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा राज्य जिसको कौन चलाएगा, आईएनसी, और एक ऐसा जिसको कौन चलाएगा, लीग। ठीक हो गई बात, इसको कौन चलाएगा, लीग। अब कैसे चलाएगा, क्या वो आगे कर, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत ये होता है टू नेशन थ्योरी, जो कि 1947 में क्या हुआ, इंप्लीमेंट हो गया भाई साहब, हिंदू और मुस्लिम का अपना अपना स्टेट, ठीक है, बन गया। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, इसमें आप ये तो जाने रहोगे कि सेपरेट वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे, याद है कौन से एक्ट से, सेपरेट वोटिंग राइट्स। लास्ट लेक्चर में कवर हुआ था कि मुस्लिम लोग मुस्लिम को ही वोट दे सकते हैं, कौन सा एक्ट था वो, बताया गया था ना कि अगर सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम तो जो मुस्लिम वोटर ही मुस्लिम को वोट देंगे। मिनटो मार ले, देख के बता रहे, कुछ नहीं होगा, मिनटो मार ले। तो सीधी बात है, देखो मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व करना, ध्यान से जरा समझो, मुस्लिम्स के लिए सीट क्या कर दी गई थी, रिजर्व ना। अच्छा, सीट किसके लिए रिजर्व की जाती है, मेजॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए। तो कॉमन सेंस ये हुआ कि मुस्लिमों के मन में ये बात डाल दो क्या कि साहब आप माइनॉरिटी हैं, इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, सीट रिजर्व कर रहे हैं। तो अगर आपको सीट रिजर्व कर, इसका मतलब आपको क्या चाहिए, प्रिविलेज, कुछ अधिक विशेषाधिकार चाहिए। तो विशेषाधिकार अगर किसी की आदत पड़ गई तो कल को अगर उनके नंबर्स बढ़ेंगे तो भी वो क्या चाहेंगे, प्रिविलेज। समझ रहे हैं, आज के समय जो कास्ट एससी थी 1950 में, तो 19 अभी 2024 है, 70 साल हो गए, क्या 70 साल में उस कास्ट की आबादी नहीं बढ़ी होगी, ऑब्वियस से बढ़ी होगी, और बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इवन सबसे ज्यादा आपको पता है एक ट्राइब है मीना, एसटी में, मीना जानते हो, मीना व ट्राइब, राजस्थान की सबसे बड़ी ट्राइब है मीना, ठीक है, और सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज वहां से एसटी के निकलते हैं, क्योंकि उसके नंबर्स ऑफ इतने ज्यादा स्ट्रेंथ है उस ट्राइब की। अब उनको कैटेगरी क्या दी गई है, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी दी गई है, और बंदे सबसे ज्यादा हैं भर के, आप समझ रहे हैं। तो अगर आबादी में आप इतने हैं और आपको कैटेगरी किसकी मिली है, एसटी की, तो लॉजिक क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसलिए हर साल आईएएस का रिजल्ट उठा के देखो कितने आईएएस में निकले, तो उसमें मीना जो नाम होगा भर भर के निकले हुए, रीजन आपके सामने, बस क्योंकि मीना किस में डाले गए, एसटी में डाले गए हैं, बात समझ रहे हैं। तो ये इनिशियल था, तो शुरुआत में ही मुस्लिमों के मन में ये बात डाल दी गई कि यू आर माइनॉरिटी इन नेचर, तो हम आपको क्या दे रहे हैं, सेपरेट वोटिंग राइट्स दे रहे हैं। ये बात मन में जब बैठ गई तो 1916 आए, 20 आए, 25 आए, धीरे 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 क्या लगा कि जो कांग्रेस है वो किसका है, बाकी की है, और मुस्लिम लीग किसकी है, हमारी है। और इसमें जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला वो मैंने बताया था, इसमें सबसे ज्यादा जो झटका लगा वो किसको लगा, मुस्लिम ऑफ आईएनसी,
समझ गए? तो याद है कुछ? क्योंकि जो मुस्लिम लीग के मुस्लिम थे उनको तो पता था कि मुस्लिम लीग किसकी पार्टी है, मुस्लिम की है। लेकिन जो कांग्रेस के मुस्लिम थे उनको अभी तक क्या लग रहा था कि मुस्लिम लीग, मुस्लिम किसके हैं? अरे बोला कांग्रेस, जो मुस्लिम्स हैं उनकी पार्टी क्या है, कांग्रेस ही है, ऐसा कांग्रेस के मुस्लिमों को लगा। लेकिन कांग्रेस ने 1916 के एग्रीमेंट में क्या माना कि जो मुस्लिम्स हैं उनकी पार्टी क्या है, मुस्लिम लीग। तो सीधी बात, ये तो गलत फहमी हो गई कि नहीं हो गई? आपको लग रहा था कि आपके घर वाले तो इज्जत करते हैं, और एक दिन आप जल्दी चले गए कोचिंग से घर, आपके मम्मी पापा बात कर रहे थे आपस में, आपने सुन लिया, तो आपकी सारी गलतफहमी दूर हो गई। आपको लगता है मेरी आंख का तारा है मेरा बाबू, मेरा सोना, सारी कहानी खत्म हो गई उसी दिन। आपको तो लगा झटका। ऐसा होता है, कभी हुआ है आप लोगों के साथ? चुपके से आपने कभी किसी की बात सुनी है? आप सभी ने सुनी? अरे कसम से बड़े बेशरम हो बे, सबने सुन रखी है। अच्छा, उस बातों में आपका भी जिक्र था? था? अरे वाह, बड़ी सही बातें पता चल रही भाई। तो जिक्र कैसा रहा वो? सही सही ना ही बोले तो अच्छा है। बताइए साहब, आदमी की सबसे बड़ी कमाई होती है कि पीठ पीछे लोग उसकी बड़ाई करें। ये सबसे बड़ी अर्निंग है लाइफ की। आप अगर नहीं है उसके पास और वो आपकी इज्जत कर रहा है, सामने वाला कोई भी, वो आपकी सबसे बड़ी इनकम है। वही चीज बस लेके जानी होती है यहां से, जब जाएंगे तो वही चीज एक लेके जाते हैं, बाकी सब यहीं छोड़ के जाना होता है। समझ रहे हैं? मम्मी पापा ही ऐसा कर रहे थे? बड़ी समस्या है यार ये तो। माँ बाप अगर बुराई कर रहे हैं, फिर मैं क्या ही बोलूं यार। फिर तो मान के चले कुछ हरकतें हैं आपकी, सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो भी बात कह रहे थे उस बात में सच था। नहीं कोई बात, तब की ज्यादा छोटे पे तो चलो हंसी मजाक वाली बात है, बट अगर इधर आपने कभी इधर एक्सपीरियंस हुआ हो, जब प्रौढ़ावस्था आई आपकी है, स्कूल में हुआ था? अच्छा, अभी कुछ नहीं, अभी बातें क्या सुननी सर, हमें पता है क्या बतिया रहे होंगे। बेइज्जती हो ही रही है तो क्या जाए हैं? मुंह पे बेइज्जती, वो तो सही है, मुंह पे बेइज्जती तो होती है, वो तो कॉमन है। बैठ के इधर आ भाई, तेरे से कुछ नहीं हो रहा था, तू गया, वही है वो तो ठीक, तो है ना। तब तो आदत हो गई, ठीक है, बात खत्म हो, चलो भूख लग रही है यार, अब तो रोज का हो गया, ठीक बात। बड़ी समस्या है। नहीं ठीक है, अच्छी बात। अपनी बुराई करने वालों के साथ रहना, कबीर दास ने बहुत अच्छी बात कही है इस चीज को लेकर के, कि जो आपकी बुराई करे उनके साथ रहिए, इससे आपको ग्रोथ करने में बहुत मदद मिलती है। चापलूसों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। तुम बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे, तुम बहुत, वास्तव में हो नहीं अच्छे, लेकिन बोलना बहुत अच्छे हो, इसका मतलब समझ रहे हो, झाड़ पे चढ़ा रहे। इसलिए जब यहाँ पे मार्किंग होती है, एग्जाम मेंस वाले आंसर राइटिंग करते हैं, तो मार्क्स में चार पाँच नंबर मिलते हैं। बड़े सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 7 नंबर कम मिले, हमको 7 नंबर लाके लिख लो, मिल जाएंगे। भाई ऐसा तो ही सारे क्वेश्चन में मिलते हैं, 2 4 क्वेश्चन में मिल ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं मैं आपको 8 9 नंबर दे दूं, आप हवा में चले गए। 100 में से 90% तो भाई साहब टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं, अब तो सीधे फर्स्ट रैंक। तो गलत फहमी मत पालिए। टीचर्स तो जानते हैं, माँ बाप और टीचर की क्या जिम्मेदारी होती है, ठोक पीट के आगे बढ़ाना, ठीक है। तो अगर माँ बाप आपकी बुराई कर रहे हैं तो उसमें मेरे हिसाब से कहीं कोई दो राय नहीं है, सब सच है। कुछ तो कांड किए ही होगे तुम लोग। ठीक है, ये हो गया। अच्छा हो गया, ये हो गया, माइनॉरिटी वाला हो गया। इसमें एक और लिख लो, कंक्लूड करो इस टॉपिक को, कंक्लूजन में लिख लो टॉपिक को। क्या टॉपिक है कि इवन दिस इवन दिस एग्रीमेंट वॉज डन, हालांकि यह समझौता हुआ, इवन दिस एग्रीमेंट वॉज डन, बट देयर वॉज नो ट्रस्ट बिटवीन देम। हालांकि यह समझौता तो हुआ, लेकिन दोनों के बीच में ना कोई विश्वास नहीं था। देयर वॉज नो ट्रस्ट। एक होता ना डाउट, जब आता था 1906 में लीग ऑलरेडी बन गई थी, बहुत सारे मुस्लिम सपोर्ट कर रहे थे, तो वापस से अगर मुस्लिम इसमें आए तो मन में नहीं एक होता है थोड़ा सा, भाई आपके घर का कोई एक मेंबर किसी रीजन के कारण घर छोड़ के चला गया और कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं था, और वो 2 या 3 साल बाद वापस आया, तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे, डाउट रहेगा आपके मन में, यार चक्कर क्या है, नहीं होता है वो एक, ये दोनों की तरफ से रहेगा, ऐसा नहीं किसी एक में, ये किधर से जो गया और जो जिसके यहां से गया, ये दोनों के मन में डाउट रहेगा। तो ये कांग्रेस और लीग की बात बता रहा हूं, बिटवीन देम का मतलब ये है, दैट इज द ओनली रीजन, देखो दैट वाज द ओनली रीजन, यही एकमात्र कारण रहा, दैट वाज द ओनली रीजन, यही एकमात्र कारण रहा, यही एकमात्र कारण रहा, यही एकमात्र कारण रहा
दैट दिस एग्रीमेंट वॉज नॉट परमानेंट, ये समझौता स्थायी नहीं रह सका, ये समझौता स्थायी नहीं रह सका, वॉज नॉट परमानेंट एंड एंडेड जस्ट आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और असहयोग आंदोलन के तुरंत बाद यह समझौता रद्द हो गया। एंडेड जस्ट आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अभी पढ़ोगे, आगे जाके पढ़ोगे जब, तो वहां पे गांधी जी आते हैं तो इंडिया में मूवमेंट चलाते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर के ये क्या हुआ आपका आंदोलन, बोलो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद क्या हो गया, तुरंत ही समाप्त हो गया। ठीक है।